तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 9 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्णा तृतीया और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है सिम कार्ड से जुड़े नए नियमों को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नकली सिम कार्ड की धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग KYC प्रोसेस को बदलने की योजना बना रहा है। साथ ही एक ID पर जारी किए जाने वाले सिम कार्ड की संख्या 5 की जा सकती है। अभी के नियम के मुताबिक एक ID पर 9 सिम कार्ड एक्टिव किए जा सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, असम समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में अभी एक ID पर 6 सिम कार्ड एक्टिव किए जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जा सकता है। इसके लिए डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बताया गया है सिम कार्ड के मामले में फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि फर्जी ID के मुद्दे से निपटने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को मजबूत KYC मैकेनिज्म बनाने पे चर्चा चल रही है। बताया गया है सिम कार्ड से जुड़े ये नए नियम अगले 6 महीने में लागू हो सकते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 6 महीनों के अंदर सिम कार्ड को लेकर 2 नए मेन नियम लागू हो सकते हैं। पहला नियम ये हो सकता है कि अभी जिस तरह से एक ID पर आपको 9 सिम कार्ड मिल जाते हैं तो उसकी जगह केवल 5 सिम कार्ड मिलेंगे। वहीं दूसरा नियम ये लागू होगा कि सिम कार्ड लेने के KYC प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के कई शहरों में CNG और PNG के दाम घटने को लेकर। दोस्तों बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मुंबई के बाद अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी CNG और PNG के दाम घटा दिए गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में CNG और पाइपलाइन गैस की खुदरा बिक्री करने वाली फर्म इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को CNG और PNG के दाम घटाने की घोषणा की। बताया गया दिल्ली में CNG और पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस यानी कि PNG की कीमतों में अभी हाल ही में बीते शनिवार को 6 रुपए की कटौती की गई है। यानी कि CNG में भी 6 रुपए की और PNG में भी 6 रुपए की। बताया गया इस कटौती के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में प्रति किलो CNG की कीमत जो पहले 79 रुपए 56 पैसे थी अब वो 6 रुपए घटकर 73 रुपए 59 पैसे पे आ गई है। ऐसे ही बात की जाए अगर PNG की यानी कि ऐसे घरेलू रसोई गैस की जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है तो उसकी कीमत में भी प्रति मानक घन मीटर कीमत 53 रुपए 59 पैसे से घटकर 48 रुपए 59 पैसे हो गई है। ऐसे ही कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर में अब CNG का नया दाम 6 रुपए घटकर 84 रुपए 42 पैसे हो गया है। ऐसे ही नोएडा, गाजियाबाद में अब CNG का नया दाम है 77 रुपए 20 पैसे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मास्क पहनने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बताया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा की सरकार ने ये फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जारी किए गए एक पत्र में हरियाणा में जहां 100 से ज्यादा अधिक भीड़ होती है वहां और सरकारी कार्यालयों साथ ही में मॉल में या किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आसान शब्दों में कहें तो जो भी सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे पब्लिक का आना जाना होता है तो अब वहाँ पर पहले की तरह मास्क लगाना होगा और ये अनिवार्य है। और अनिवार्य होने का मतलब ये है कि अगर इसे जो लोग नहीं मानेंगे तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है या पहले की तरह जुर्माना वगैरह लगाया जा सकता है। दोस्तों बात यह है कि हरियाणा समेत देश के और भी हिस्सों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शायद इसी की वजह से ये फैसला पूरे राज्य के लिए ले लिया गया है। दोस्तों हरियाणा को लेकर एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाने वालों को अनिल विज ने यानी कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने फ्री हेल्थ सप्लीमेंट्री देने का ऐलान किया है। बताया गया है इस फैसले की वजह से हरियाणा पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां तीसरी डोज लगवाने पर फ्री हेल्थ सप्लीमेंट दिया जाएगा। बताया गया स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। अब दोस्तों कोरोना की बात चली है तो आइए आपको बताते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में एक बार फिर से कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कोरोना के लगातार दूसरे दिन 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें इससे पहले बीते गुरुवार को 6050 नए मामले सामने आए थे। वहीं एक और बुरी खबर ये है कि बीते शुक्रवार को भी 11 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण और इससे पहले गुरुवार को भी लगभग इतने ही लोगों की जान गई थी कोरोना के कारण। वहीं अब अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 31,194 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना के इतने सारे मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने बीते शनिवार को कहा है कि अगले 5 दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तापमान बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही राजस्थान के मौसम विभाग ने भी अपने 10 जिलों में बारिश की आशंका जताई है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी बढ़ने वाली है। अब दोस्तों मौसम की बात चली है तो आइए अगली खबर में जानते हैं कि आज 9 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल बारिश को लेकर। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 9 अप्रैल को विदर्भ में, मराठवाड़ा में और उत्तर पश्चिम तेलंगाना के आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं क्षेत्रों में हल्की सी ओलावृष्टि भी हो सकती है यानी कि ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा भी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और मध्य महाराष्ट्र में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम के भी कुछ
हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फारूक अब्दुल्ला के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों के चैप्टर भले ही हटा दिए गए हों, लेकिन शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर को कैसे भूलेंगे। उन्होंने हम पे 800 साल तक शासन किया है। साथ ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब लोग ताजमहल देखने जाएंगे तो आप उन्हें क्या बताएंगे कि ताजमहल को किसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहेंगे, जहाँ मुगल ताज दिल्ली जाने से पहले था। वो हुमायूं के मकबरे और लाल किले को कैसे छिपाएंगे। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में 12वीं की छात्रों की इतिहास की किताब में से मुगल का चैप्टर हटा दिया गया है। तो इसी के खिलाफ बयान देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने ये सभी बातें कही हैं कि आपने चैप्टर तो हटा दिया, लेकिन लाल किला को कैसे छिपाएंगे, ताजमहल को या मुगलों ने जो जो चीजें बनाई हैं आप उनको कैसे छिपाएंगे। जब कोई ताजमहल घूमने आएगा या लाल किला घूमने जाएगा तो आप उससे क्या बताएंगे कि इनको किसने बनवाया है। इसी की वजह से इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी हाल ही में 12वीं की छात्रों की किताबों में से जो मुगल का चैप्टर हटाया गया है, तो आपके हिसाब से ये सही फैसला रहा या गलत फैसला। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक कांग्रेस नेता के बड़े बयान को लेकर। बयान यह है कि तमिलनाडु में जब हम सत्ता में आएंगे तब राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले जज की जीभ काट लेंगे। बताया गया तमिलनाडु कांग्रेस के एक नेता मणिकंदन का ये बयान अब सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद अभी हाल ही में बीते शनिवार को उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें मणिकंदन तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पार्टी अध्यक्ष हैं। उन्होंने 6 अप्रैल को पार्टी के एक विरोध प्रदर्शन में ये धमकी दी थी कि जब तमिलनाडु में हमारी सत्ता आएगी तो जिस जज ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया है उनको 2 साल की सजा सुनाई है तो उनकी हम जीभ काट लेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान सरकार को लेकर। जानकारी के मुताबिक गहलोत सरकार ने चुनावी साल में की गई घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए टाइम टेबल बनाकर अब विभागों को भेज दिया है। बताया गया कई बड़ी योजनाओं का फायदा इसी महीने से शुरू हो रहा है, जबकि कई योजनाओं का फायदा मई या जून के महीने से मिलना शुरू होगा। बताया गया राजस्थान सरकार की फ्री मोबाइल स्कीम आने वाले अगस्त के महीने से शुरू होगी। बताया गया 30 अगस्त से महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना के पहले फेज में 25 लाख महिलाओं को बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। साथ ही बताया गया है उज्ज्वला परिवार वालों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना बीते 1 अप्रैल से ही लागू हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में जिन परिवारों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन लिया है तो अब उनको लगभग 1100 रुपए में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर अब केवल 500 रुपए में मिलेगा। हालांकि ये बताया गया है कि लोगों को बुकिंग 24 अप्रैल के बाद करनी है, तभी इसका फायदा मिल पाएगा। बात यह है इस योजना को लेकर अभी कुछ काम चल रहा है। इसी की वजह से जो भी लोग 24 अप्रैल के बाद बुक करेंगे तो उनको घरेलू गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। वहीं बताया गया है राजस्थान के 75 लाख से ज्यादा परिवार वालों को आने वाले 25 मई से महंगाई राशन किट मिलना शुरू हो जाएगा। ये राशन किट हर महीने मिलेगा। इस राशन किट में रसोई में यूज होने वाली चीजें बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। राशन किट में चीनी, तेल, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, इसके अलावा भी कई और सामान होंगे। वहीं चिरंजीवी योजना को लेकर ये बताया गया है कि चिरंजीवी योजना में जो अब 10 लाख के बदले 25 लाख रुपए का इलाज फ्री में मिलेगा, तो इसका फायदा भी आने वाले 24 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बताया गया चिरंजीवी परिवारों का दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही कहा गया है लंपी वायरस से मरने वाली गायों पर 40-40 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा और यह मुआवजा कल 10 अप्रैल से पशुपालकों के खाते में डालने का काम शुरू होगा। वहीं कहा गया है कम से कम 1000 रुपए की सामाजिक पेंशन अब 1 जून से खातों में आना शुरू होगी। वहीं किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली का फायदा आने वाले 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बताया गया साथ ही में घरेलू उपभोक्ताओं को भी 100 यूनिट फ्री बिजली 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब सरकार को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब में सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। आने वाले 2 मई से दफ्तर सुबह 7 बजे खुलेंगे और 2 बजे बंद होंगे। सीएम भगवंत मान ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। बताया गया है ये आदेश 15 जुलाई 2023 तक प्रभावी रहेंगे। सीएम मान ने बताया है सरकार ने यह फैसला लागू करने से पहले लोगों से बातचीत की है। लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से पहले वो अपने सभी सरकारी काम पूरे कर अपने अपने कामकाज पे पहुंच जाएंगे। बताया गया कर्मचारियों ने भी सरकार के इस फैसले पे सहमति जताई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी बीते शनिवार को फिर से तेलंगाना पहुंचे। आपको बता दें पिछले 14 महीनों में वो 5वीं बार तेलंगाना गए हैं। पीएम मोदी ने वहां सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। साथ ही आपको बता दें बीते शनिवार को पीएम मोदी ने वहां जनसभा को भी संबोधित किया, यानी कि एक नया भाषण दिया। पीएम मोदी ने पहले विकास योजनाओं का जिक्र किया, फिर इशारों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पे जम के निशाना साधा। पीएम
मोदी ने कहा, परिवारवाद वाले हर चीज पे नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन मोदी ने भ्रष्टाचार पे प्रहार कर दिया है। इससे परिवारवादी ताकतें बौखला गई हैं। साथ ही CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका बीते 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस पर PM मोदी ने तंज किया और कहा कि कुछ लोग तो भ्रष्टाचार पे हो रही कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें झटका दिया और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी की डिग्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर की मां दुलारी खेर ने PM मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वालों की क्लास लगाई है। दुलारी ने कहा है कि PM मोदी इतना काम कर रहे हैं, लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, दिमाग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही में अनुपम खेर की मां ने ये भी कहा PM मोदी के बारे में कि PM मोदी तुम्हारे जैसे 10 लोगों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि ऐसे 10 लोगों को जो लोग PM मोदी से डिग्री मांग रहे हैं। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अनुपम खेर की मां ने ये जो बातें कही हैं, तो क्या आप इससे सहमत हैं या सहमत नहीं है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गेहूं को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बेमौसम बारिश से इस साल देश में गेहूं उत्पादन में 10 से 20 लाख टन तक की कमी आ सकती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FSI के अधिकारी ने बीते शुक्रवार को ये जानकारी दी है। ठीक इसी तरह का अनुमान आटा मिल मालिकों द्वारा कराए गए एक निजी अध्ययन में भी लगाया गया है। हालांकि सरकारी अधिकारी के अनुसार कुल उत्पादन पहले के अनुमान के अनुसार अभी भी 11 करोड़ 20 लाख टन तक रहेगा। आसान शब्दों में कहें तो जो अंदाजा लगाया गया है कि बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, तो दोस्तों अगर ये उत्पादन आने वाले दिनों में देश की जनता के बीच काफी कम पड़ जाता है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं और इसकी वजह से फिर आटो के भी दाम बढ़ जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रिजिजू मंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीते शनिवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में रिजिजू बाल बाल बच गए। बताया गया है कार को मामूली नुकसान पहुँचा है। बताया गया है कार के लेन बदलने की गलती के कारण यह हादसा हुआ है। बताया गया रिजिजू जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसमें सामान भरा हुआ था और यह हादसा रामबन जिले में हुआ है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक सोने के दाम में बीते हफ्ते 1372 रूपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी की वजह से अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 60,623 रूपए हो गया है। वहीं चांदी के दाम में भी बीते हफ्ते यानी कि बीते सोमवार से शुक्रवार के बीच 2991 रूपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,164 रूपए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की फॉरेन डिप्टी मिनिस्टर अमीन झापरोवा आज भारत के 4 दिवसीय दौरे पे आएंगी, यानी कि 4 दिन के लिए। अधिकारियों के मुताबिक वो इस दौरान द्वीपक्षीय संबंधों और रूस यूक्रेन जंग के बारे में चर्चा करेंगी। दोस्तों आपको बता दें फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद भारत में ये किसी यूक्रेन के मंत्री का पहला आधिकारिक दौरा होगा। साथ ही बताया गया यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर PM मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दे सकती है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।